नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। अगले 1 घंटे एक खास पेशकश लेकर आते हैं आपके लिए रोजाना, जहां पर बात होती है आपकी जेब की, क्योंकि आपकी जेब से आप पैसे खर्च करते हैं, आप पैसे उसमें बचाते भी हैं और उसी जेब से आप पैसे निवेश भी करते हैं अपने तमाम फाइनेंशियल गोल्स के लिए। ये एक ऐसा शो है जहाँ पर आपकी जिंदगी के जितने भी फाइनेंशियल गोल्स हो, भले ही वो आपके लिए एक घर खरीदना जैसा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई या खुद का रिटायरमेंट हो, या इसके अलावा सैर सपाटा, हर चीज के लिए क्योंकि पैसों की जरूरत होती है। और जब खर्च की बात आती है तो खर्च आपको प्लान तरीके से करना पड़ता है, सही तरह के निवेश में पैसे डालकर प्लानिंग करनी होती है। और वो आप कैसे कर सकते हैं, उसी का मार्गदर्शन हम आपको इस शो के जरिए देते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। आज भी बेहद खास शो लेकर आए हैं, शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। गिरावट में एसआईपी बढ़ाएं या अपना मुनाफा कमाएं, रिटायरमेंट के लिए कैसे आपको फंड्स का चुनाव करना चाहिए, क्या स्मॉल कैप फंड्स में आपको अभी निवेश करना चाहिए, गिरते बाजार में अगर एसआईपी नहीं करनी है तो क्या फिक्स डिपॉजिट में मुनाफा कमाने का समय है, कैसे चुनाव करें एसआईपी या फिक्स डिपॉजिट में, रिटायरमेंट के बाद चाहिए लाखों की पेंशन तो उसके लिए कहां करें निवेश। आज आपके तमाम सवालों के जवाब हम देंगे एक्सपर्ट्स के जरिए। फोकस होगा आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग पर हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। और आने वाले समय में सोने चांदी की कैसे होगी चाल, अगर आप भी सोना और चांदी में पैसा लगाना चाहते हैं तो गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ को क्या कंसिडर करना चाहिए, गोल्ड सिल्वर का वादा अभी भी देगा, क्या फायदा, गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ आखिर होता क्या है, गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में आपको निवेश कैसे करना चाहिए, 85,000 रुपए, जी हाँ 10 ग्राम 85,000 सोना जो है, कीमत जो है उसकी वो निकल चुकी है। इसके आगे अब सोना कहाँ जाएगा और कैसे आपको अपनी निवेश रणनीति सोने के इर्द गिर्द बनानी चाहिए। अच्छा, सोना बेहतर है या चांदी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे हमारे एक्सपर्ट से हमारी बेहद खास पेशकश में। अच्छा, ये एक ऐसा शो है जहां पर हम दर्शकों से लाइव बातचीत भी करते हैं, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग हो या इंश्योरेंस की प्लानिंग हो, और अगर वो अपना लोन चुकाना चाहते हैं अपने किसी भी खर्च के लिए या किसी भी तरह की आर्थिक कर्ज पर उनको रणनीति चाहिए, तो हम इस शो में आपको एक्सपर्ट्स के जरिए सलाह दिलवाते हैं। अपने सवाल बस आपको हम तक पहुंचाने हैं। 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पे अगर आप हमें फॉलो करते आए हैं और खासतौर से अगर आप यूट्यूब पर हमें देखते आए हैं तो कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल डाल दीजिए, क्योंकि हम सब जगह से आपके सवालों को शो में शामिल करने की पूरी कोशिश करते हैं। चलिए, तो शो की शुरुआत हमें करनी है, मेहमानों से भी आपका राब्ता कराना है, लेकिन उससे पहले एक खास ऐलान जो कि बताना होगा। इस शनिवार को यानी 22 फरवरी को बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर आ रहा है आपके शहर जयपुर में। अगर आप जयपुर में रहते हैं तो आप आके हमसे मिल सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से मिल सकते हैं। हम वहाँ पर लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग के सेशंस लेकर आ रहे हैं। खासतौर से अगर आप एक महिला हैं जो हमें देखती हैं या अपनी निवेश की कोई रणनीति समझना चाहती हैं, आप पहला कदम रखना चाहती हैं निवेश की दुनिया में, तो आप आ सकती हैं। जयपुर के ललित होटल में हम आ रहे हैं और आपको बस करना इतना है, ये तारीख नोट डाउन करनी है और ये नंबर नोट डाउन कर देना है। रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी होगा, इसीलिए 9650716790 ये वो नंबर है जहां पर आपको रजिस्टर करना है। और सभी जयपुर वालों को हम कहेंगे कि आप आइए और हमसे मिलिए हमारी इस बेहद खास पेशकश में। चलिए, शो का आगाज़ करते हैं और मिलाते हैं आपको हमारे मेहमानों से। पंकज मटवाल जो कि एमडी हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के, विश्वजीत पराशर म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। आज की चर्चा में हम बात तो करेंगे लोगों से, उनकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग भी करेंगे और साथ ही हम 250 रुपये की एसआईपी को लेके लोग क्या सोचते हैं उनकी सोच बताएंगे, लेकिन वो शो में आगे होगा। उससे पहले हितेश अग्रवाल जो कि जयपुर से ही फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हितेश जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते मैम, अच्छा हूँ मैम।
अच्छा, हेलो। आप जयपुर जी से मैम। बोल रहे हैं हितेश जी। और अभी अभी जी मैम। मैंने सुना भी होगा आपने, हम जो है जयपुर आने वाले हैं। मैं चाहती हूँ कि स्क्रीन पर हम वो नंबर फ्लैश करें जहाँ पर दर्शक रजिस्टर करा सकते हैं। हितेश जी, जयपुर में मिलिएगा हमसे। हम बनो जी अपना फाइनेंस मिनिस्टर लेकर आ रहे हैं आपके शहर में। ये नंबर भी आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, बस कॉल करके वहाँ पर कर दीजिए रजिस्टर। आप भी आइए, आपके दोस्तों को भी लेकर आइए, जिस किसी को फाइनेंशियल रणनीति की जरूरत हो। हम चाहते हैं कि सब आके हमसे मिले। जी मैम, बिल्कुल श्योर मैम। इट्स अ ग्रेट फॉर्चून फॉर मी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिए भी अच्छा होगा हमारे दर्शकों से मिलना। चलिए, आपके पोर्टफोलियो की तरफ मैं जाना चाहती हूँ। तो रिटायरमेंट का टारगेट है आपका 5 करोड़ का, और 60 साल की उम्र तक जो है आपको ये अचीव करना है टारगेट। और फंड एलोकेशन जो आपने अपने लिए कर रखा है, उसमें यूटीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स है, डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 है, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप है, निप्पॉन इंडिया निफ्टी 250 स्मॉल कैप है, मिड एसेट का लार्ज एंड मिड कैप है, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी है, कैनरा बैंक का स्मॉल कैप भी है आपके पास, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का वैल्यू डिस्कवरी भी है, एसबीआई कॉन्ट्रा है, क्वांट का फ्लेक्सी कैप है। अधिकतर मैं देख रही हूँ कि आपने इंडेक्स फंड्स पोर्टफोलियो में डाले हुए हैं। कुछ आपके पास हैं, एक्टिव भी हैं, लेकिन कोई खास रुझान आपका इंडेक्स की ओर? नहीं मैम, एक्चुअली फॉर स्टेबल रिटर्न एक्चुअली क्या थॉट यही था कि एक्टिव और पैसिवली फंड है, दोनों साथ में रहेंगे तो एक अच्छा डिसेंट रिटर्न मिल पाएगा लॉन्ग रन में। अच्छा, तो खुश है फिलहाल अपने हाँ पोर्टफोलियो की मैम, अभी परफॉर्मेंस से? अभी तो मैम सबका इक्वल हो गया पोर्टफोलियो। लास्ट 1 ईयर में जितना भी प्रॉफिट था वो सब इक्वल हो गया, इन्वेस्टमेंट और करंट अच्छा, अमाउंट। तो बांधा नहीं आपने मुनाफा अपना? नहीं मैम, ये क्या लॉन्ग टर्म के लिए था ना इन्वेस्टमेंट, तो भी क्या प्रॉफिट लेने का नहीं है, वो एक्चुअली मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग करनी थी इससे तो। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, कम से कम आप ये बात तो समझते हैं कि अपनी एसआईपीस को जारी रखना चाहिए। और फिलहाल जो आपको पोर्टफोलियो में मुनाफा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, आप उससे घबराते हुए नहीं दिखाई दे रहे। 27,000 रुपये की आप एसआईपी कर रहे हैं। देखिए, छोटा मोटा अमाउंट तो है नहीं। सभी आपकी डायरेक्ट स्कीम्स भी हैं, और फिलहाल 3.5 लाख का आपका पोर्टफोलियो हो चुका है। बताते हैं फंड्स के लिहाज से कहाँ कुछ कंसोलिडेट किया जा सकता है। पंकज जी, आपके पास मैं आऊँगी। देखिए, काफ़ी इन्होंने जैसा कहा बैलेंस आउट करने की कोशिश तो की है, लेकिन एक्सपोजर वाइज क्या हम कुछ कम कर सकते हैं? रिस्की एक्सपोजर खासतौर से अगर मैं बोलना चाहूँ तो। बिल्कुल कविता जी नमस्कार, विश्वजीत जी नमस्कार, और हितेश जी आपको भी नमस्कार। आपने एक बात कही अभी कि आपने इंडेक्स फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए ताकि पोर्टफोलियो स्टेबल हो सके। पर मेरे हिसाब से ये आपने जो सोचा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इंडेक्स का मतलब ये नहीं है कि आप निफ्टी 50 में कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि लार्ज कैप में है। आपने स्मॉल कैप इंडेक्स भी लिया है, मिड कैप इंडेक्स भी लिया है। तो यदि गिरावट होती है स्मॉल कैप में, जैसे हम देख रहे हैं कि स्मॉल कैप की वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हैं, काफ़ी टाइम से मैं भी कह रहा हूं हमेशा कि स्मॉल कैप मिड कैप में आप थोड़ा एक्सपोजर कम कीजिए। तो ऐसे में जब मार्केट गिरता है तो वो चाहे फिर इंडेक्स फंड हो। और एक बात और बता दूं कि जो एक्टिव फंड होते हैं वहां पर फंड मैनेजर्स कोशिश करते हैं कि कैसे समय रहते हुए बदलाव किए जाएं पोर्टफोलियो में। और अगर जैसे कि हम देखते हैं किसी एक्टिव स्मॉल कैप फंड में आपको मिनिमम 65% एलोकेशन करना है स्मॉल कैप में, तो बाकी का चॉइस है आपके पास कि आप मिड कैप लार्ज कैप में भी कर सकते हैं। पर जब बात आती है इंडेक्स की, तो यदि हम स्मॉल कैप इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब अगर वो निफ्टी 50 स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है तो उसमें 250 छोटी कंपनी ही रहेंगी। तो इसके लिए जो एक थोड़ा सा मैंने सोचा आपके सवाल के माध्यम से बता दूं कि जो ये मन में रहता है कि अगर वो इंडेक्स फंड है तो वहां पे सेफ्टी ज्यादा होगी, ये निफ्टी 50 को लेके कह सकते हैं कि टॉप 50 कंपनीज हैं। पर आप मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो वहां पर रिस्क और भी ज्यादा बढ़ जाता है एक्टिवली मैनेज्ड स्मॉल कैप या मिड कैप के मुकाबले। अब आते हैं आपके सवाल पर। आपने 10 स्कीम ले ली हैं और देखा है मैंने कि आपने एक इंडेक्स लिया है और उसी कैटेगरी का एक एक्टिव फंड भी लिया है। तो ये सही भी हो सकता है लॉन्ग टर्म में, कुछ गलत नहीं है। पर आपके फंड बहुत बढ़ गए हैं, 10 फंड है आपके पास। तो एक तो मैं सलाह दूंगा कि फंड कम करने चाहिए, पर उससे पहले कैलकुलेशन की बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि 5 करोड़ रुपया आपको जुटाना है। आपकी एज अभी जो है 32 साल की और 60 साल का रिटायरमेंट, 28 साल का टाइम है आपके पास। तो 28 साल के बाद 5 करोड़ की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। पर जितना आप निवेश कर रहे हैं, मैंने कैलकुलेशन किया, 12% के सीएजीआर पर 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ मानकर चले तो 27,000 की एसआईपी और जो अभी आपने 3.5 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया है वो बढ़कर 28 साल में हो सकता है
7.41 करोड़। तो 5 करोड़ के तो ऊपर आप पहुंच जाएंगे, पर हाँ ये जरूर है कि उसकी वैल्यू काफी कम हो जाएगी। इसके लिए मेरी राय यह है कि आप 10% से स्टेप अप करें, और 10% से स्टेप अप करते हैं तो 28 साल में आपके पास टोटल इकट्ठा हो सकते हैं करीब 17 करोड़ रुपए, जो मेरे हिसाब से एक अच्छी राशि हो सकती है आपके रिटायरमेंट के लिए। तो स्टेप अप जरूर करें। जहां तक स्कीम का सवाल है, देखिए ऑलरेडी बहुत रिस्की पोर्टफोलियो है आपका, उसमें थोड़े फंड कम करने के हिसाब से मैं कहूंगा कि थोड़े कम किए जा सकते हैं, जैसे कि एक क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड और साथ ही डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। इन दो फंड में आप एसआईपी रोक सकते हैं। ऐसा नहीं कि फंड खराब है, बट आपके पास ऑलरेडी जो एक्सपोजर है उसमें ये स्टॉक्स जो इनके पोर्टफोलियो में है वो मिल रहे हैं। तो इन दो स्कीम में आप कम कर सकते हैं। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड आपके पास है, उसमें आप एसआईपी का अमाउंट बढ़ा सकते हैं। तो थोड़ा सा स्कीम दो कम हो जाएंगी। और अगर हम थोड़ा सा अप करें स्टेबिलिटी की बात, तो वैल्यू डिस्कवरी फंड एक वैल्यू स्टाइल का फंड है। ये मेरे हिसाब से स्पेशली ऐसे मार्केट में और भी फायदेमंद साबित हो सकता है लॉन्ग टर्म में। तो ये बदलाव आप कर सकते हैं। हितेश, क्वांट फ्लेक्सी कैप में और डीएसपी के निफ्टी नेक्स्ट 50 में आपको एसआईपी रोकने की सलाह दी जा रही है, और आईसीआईसीआई का जो आपके पास वैल्यू डिस्कवरी है और एसबीआई का कॉन्ट्रा है उसमें निवेश बढ़ाने की सलाह दी जा रही है। थोड़ा सा पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करने की सलाह है। कुछ और आपको पूछना है पंकज जी से? नहीं मैम, बस ये पूछना था मैम, एक्चुअली क्या क्वांट फ्लेक्सी के कुछ टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो इसीलिए पूछना था ये इसके क्या। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हितेश जी, मुलाकात होगी आपसे जयपुर में, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू मैम। धन्यवाद, धन्यवाद, बाय। आगे बढ़ते हैं और विश्वजीत जी, आपके लिए यूट्यूब से हमारे दर्शक राकेश रावत का सवाल है, और देहरादून से इन्होंने अपना सवाल हमें भेजा है। और एचडीएफसी सेंसेक्स इंडेक्स है इनके पास, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप का 250 इंडेक्स है इनके पास, और हज़ार रुपए की एसआईपी तीनों में कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 15 साल तक ये निवेश करेंगे। फंड सही है या कोई बदलाव, ये इनकी वो है, आपसे ये पूछना चाह रहे हैं आपसे। कविता जी नमस्कार, पंकज जी नमस्कार। जो रावत जी का सवाल है, कविता जी इन्होंने 3 फंड्स ले रखे हैं, तीनों ही डिफरेंट मार्केट कैप्स के हैं, तो अच्छे हैं, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। एक लार्ज कैप है, एक मिड कैप है और एक स्मॉल कैप है। मेरी यही सलाह रहेगी कि ये 3000 के एसआईपी जो कर रहे हैं, अगर इसका गणित देखें तो 15 वर्ष में करीब करीब 15 लाख रुपए बनते हैं। वहीं अगर ये स्टेप अप करते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट से एसआईपी नहीं कर रहे हैं, 10% का अगर स्टेप अप करते हैं तो ये करीब करीब 26 लाख रुपए बन जाते हैं 15 वर्ष में। तो अगर और फंड्स बढ़ाने हैं, क्योंकि अगर और रकम बढ़ानी है एसआईपी की, तो मैं उनको ये सलाह दूंगा, क्योंकि एक इनके पास पैसिव फंड ऑलरेडी है लार्ज कैप स्पेस में, तो ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड ले सकते हैं या फिर निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड ले सकते हैं, ताकि लार्ज कैप स्पेस में थोड़ा सा और एक्सपोजर बढ़ जाए और पोर्टफोलियो में थोड़ी सी और स्टेबिलिटी आ जाए। इसके अलावा कोई फ्लेक्सी कैप फंड का भी चुनाव कर सकते हैं, जैसे जैसे ये अपना पोर्टफोलियो इंक्रीज करेंगे। अदरवाइज अभी के लिए तीनों फंड अच्छे हैं, इसमें निवेशित रहें, क्योंकि डिफरेंट मार्केट कैप्स में है, डिफरेंट एएमसीज के हैं, तो मेरे ख्याल में निवेशित रहें, अच्छा पोर्टफोलियो है। बाकी सलाह यही रहेगी कि जितना बढ़ा सकते हैं रकम एसआईपी की और बढ़ाएं, ताकि एक अच्छा कॉर्पस जनरेट कर पाए 15 वर्ष की अवधि के बाद। चलिए, यहाँ पर कोशिश यही है कि आपको अपना निवेश जो है वो बढ़ाना है, निवेश की राशि जो है वो आपको बढ़ानी है, और जितना हो सके बैलेंस आउट करें अपने निवेश को। बदलाव जो बताए गए हैं वो आपको लागू करने हैं विश्वजीत जी की तरफ से। चलिए, थोड़ा सा सवाल जवाब के सिलसिले को मैं यहाँ पर एक ब्रेक देना चाहती हूँ, क्योंकि 250 रुपये की एसआईपी जिसका आगाज़ हो गया है जन निवेश एसआईपी की लॉन्च के साथ साथ, जो एसबीआई म्यूचुअल फंड ने किया है, आगे आने वाले वक्त में हम देखेंगे शायद और भी फंड हाउसेस करेंगे। इसको लेकर लोग यानी जो आम निवेशक है, जो रिटेल निवेशक हैं, जो एसआईपी करते हैं, जो एसआईपी नहीं करते हैं, जो युवा हैं, जो हर तरह के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं, वो शेयर बाजार में डालते हैं पैसे, वो क्रिप्टो में डालते हैं पैसे, वो म्यूचुअल फंड के जरिए एसआईपी भी करते हैं, इन सब का क्या सोचना है, वो कैसे समझते हैं इस कदम को, और उनके मुताबिक कैसे ये कदम शेयर बाजार में लोगों की भागीदारी, खासतौर से रिटेल पार्टिसिपेशन को बढ़ाने में मदद करेगा। अभी कुछ देर पहले मैं बाहर गई थी और मैंने वहाँ पर बाहर जाकर लोगों से बात करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि 250 रुपये की एसआईपी को लेकर उनका क्या कहना है, उनकी क्या सोच है, और क्या वो ये एसआईपी करेंगे।
जन निवेश एसआईपी शुरू हो गई है 250 रुपये से, यानी कि सिर्फ 250 रुपये से आप अपनी एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के ज़रिए शेयर बाज़ार में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने इसकी शुरुआत की है और केवल उनके बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में ही आप फ़िलहाल 250 रुपये की एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन फ़ंड शायद हो सकता है आगे चलकर बढ़ा दिए जाए, आगे चलकर प्योर इक्विटी फंड्स भी शायद इसमें शामिल हो, लेकिन जस्ट द फैक्ट कि 250 रुपये से आप शेयर बाज़ार में अब अपनी भागीदारी ले सकते हैं, ये कितना बड़ा कदम है। इससे आम लोगों को आखिर किस तरह से शेयर बाज़ार की ओर जाने में हिम्मत आएगी, कैसे वो कदम रखेंगे, ये जानने के लिए मैं बाहर आ गई हूँ और बाहर मैं उन तमाम लोगों से यहाँ पर बातचीत कर रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ कि एसआईपी अगर वो करते हैं तो क्या 250 रुपये की एसआईपी से उनको किस तरह का भविष्य दिखाई देता है, और जो नहीं करते हैं क्या वो 250 रुपये से अपनी एसआईपी की शुरुआत करेंगे, क्या सिर्फ 250 रुपये से वो शेयर मार्केट से जुड़ेंगे म्यूचुअल फंड के ज़रिए। आप बताइएगा मुझे सबसे पहले 250 रुपये की एसआईपी कितना फ़ायदेमंद आपको लगता है होगी, क्या आप पैसे डालेंगे 250 रुपये शेयर बाज़ार से जुड़ने के लिए? बिल्कुल फ़ायदेमंद होगी। कल ही मैंने सुना एसबीआई ने एक नया मिनिमम 250 का कुछ प्लान, एसआईपी प्लान, बैलेंस फंड का प्लान लॉन्च किया हुआ है। इससे बहुत सारे लोगों को, मिडिल क्लास या फिर जो लोकल वेंडर्स है, जिनको शेयर बाज़ार के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, ऐसे लोग भी उसमें आप पैसा लगा सकते हैं। बिल्कुल अभी आप देखने जाओगे तो नॉर्मल सेविंग बैंक्स अकाउंट में 3.5% तक का इंटरेस्ट मिल रहा है, बट एसआईपी में ऑन एन एवरेज अगर 1 साल तक आप पैसा रखते हो तो उसमें नॉर्मली 12 से 16% के अंदर आपको पैसा मिल जाता है। सो ये इनिशिएटिव जो एसबीआई ने लिया है, विच इज़ पैन इंडिया बेस्ड, और एसबीआई का जो विस्तार है पूरे देश में, उससे हर शाखा में उनके जो ब्रांचेस होंगे वहाँ पे इजीली छोटे छोटे वेंडर्स या फिर छोटे जो आम आदमी है जो 10-12 हज़ार 15 हज़ार में गुजारा करते हैं, वो लोग भी अपना मिनिमम 250 रुपीज़ लगा के एसआईपी कर सकते हैं, ताकि उनको जो बैंक में उनका पैसा रहने वाला है, जिसमें उनको सालाना 3.5% का ब्याज मिल रहा है, उसके ऊपर उनको तकरीबन 12 से 15% ब्याज वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं सोचता हूँ कि जैसे हमारे जैसे मिडिल क्लास हो गए वो भी, और महिलाओं भी उसमें घर में जो हम लोग पॉकेट मनी हम लोग देते हैं घर खर्चे के लिए, उसमें से भी वो एक अकाउंट ओपन करके बचा सकते हैं। बिल्कुल। और एक खास बात तो यहाँ पर ये है, जो कि मैं जानना चाहूँगी आप लोगों की राय भी उस पर, ये जो एसआईपी है आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो एसबीआई का यूनो ऐप अगर आपके पास है, अगर आपके पास ग्रो है, आपके पास पेटीएम है, उसके ज़रिए भी आप ये एसआईपी कर सकते हैं। और आपको करना बस कुछ नहीं है, वहाँ पे जन निवेश एसआईपी पे लॉग ऑन करना है और अपने निवेश की आप शुरुआत कर सकते हैं। आप बताइएगा मुझे किस तरह से 250 रुपये की एसआईपी आप शुरू करेंगे? एज अ यंगस्टर में मेरी पॉकेट मनी या कुछ सेविंग हर महीने से मैं 250 रुपीज़ के एसआईपी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अच्छा, शेयर बाज़ार में रिस्क है तो उससे आप परिचित हैं, उसके बावजूद भी आप 250 रुपये से शुरू करेंगे? यस, मिनिमल 250 से ही शुरुआत करके तभी आगे तक, जब तक मैं 60 का होगा तब तक 1 CR में पहुंच सकता हूँ। हाँ, लेकिन टिकना नहीं है, केवल 250 रुपये टिकना नहीं है, इसको बढ़ाना भी है। लेकिन जैसा कि इन्होंने कहा कि शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है, पहला कदम लेना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आप 250 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं, छोटी शुरुआत कर सकते हैं। आप मुझे बताइए, आप डालते हैं शेयर बाज़ार में पैसे? मैं खुद से शेयर बाज़ार में निवेश करता हूँ, बट जैसे एसबीआई ने इनिशिएटिव लिया है कि वो 250 रुपये से अपना एसआईपी चालू कर सकते, तो जैसे सबको मालूम है म्यूचुअल फंड में आपको एक्सपर्ट मैनेजर्स मिल जाते हैं। बिल्कुल। तो जो आम आदमी है जिनको भी शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है, वो उसकी एक्सपर्टीज यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं। Absolutely। और जैसे सबको लगता है कि शेयर मार्केट खाली जुआ है, वहाँ पे पैसा नहीं बनता है, बट वो जो फंड मैनेजर का अपन एक्सपर्टीज यूज़ करके मार्केट से ज़्यादा पैसा निकाल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और एक एसबीआई एक ट्रस्टेड ब्रांड है विद इन इंडिया, तो वो यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा अनअवेयर पब्लिक जो है, नॉर्मल पब्लिक है, वो खुद का पैसा लगा सकती है। हाँ, और फ़ायदेमंद सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप ऑनलाइन एक क्लिक पर जो है ये एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। डिजिटली फाइनेंशियल पार्टनर्स के साथ, जैसे कि ग्रो हो गया और पेटीएम हो गया, इन सब को जोड़ने से कितना फ़ायदा होगा? आप यंगस्टर भी हैं, मेरे ख्याल से आप पैसे लगाते भी हैं शेयर बाज़ार में। तो स्टार्टिंग जब ये एसआईपी का हुआ था तभी मिनिमम आई थिंक सो 2000 या फिर कुछ तो 1000 ये रेट से ही चालू था। बट अभी कल जो एसबीआई ने इनिशिएटिव लिया है 250 से, मतलब स्मॉल फैक्टर्स का जो लूप होल है वो भी ओपन हो गया अभी। मतलब इतना भी रिस्क नहीं है, 250
इज अ सच अमाउंट दैट 1 मंथ में अपन कहाँ भी यूज़ करके अपन कहाँ भी वेस्ट भी कर देते हैं। बट 250 अगर सेविंग्स हो रहा है अपने से तो फ्यूचर के लिए अपने को 60 एट द एज ऑफ 60 1 करोड़ भी हो सकता है उसका, मतलब कुछ करने से थोड़ा तो हाँ, और उसको बढ़ाना भी है। बिल्कुल। लेकिन आप क्या रोज करेंगे एसआईपी या हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार? मेरे हिसाब से हफ्ते में नहीं, लेकिन महीने में हम लोग 1 या 2 बार इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ। ताकि हमारे जैसे छोटे बच्चे हैं, हाँ। तो बच्चे के फ्यूचर प्लान के हिसाब से हम लोग जब सोचे या ऐसा कोई 250 रुपीज़ लेके जाए, कोई बैंक में सेविंग नहीं करा पाएगा। हाँ। लेकिन ऑनलाइन के जरिए हम लोग इजीली हमारा इन्वेस्टमेंट एसबीआई की जो नया प्लान जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान निकाला है उसमें हम लोग ज़रूर कर सकते हैं और हमारे बच्चे का फ्यूचर हम लोग ब्राइट कर सकते हैं। और एसबीआई ने जो अच्छी इनिशिएटिव ले लिया उसके मैं उनसे उनका शख्स से मैं शुक्रगुजार करता हूँ। तो ऐसे स्मॉल सेक्टर के जो लोग हैं, जो गरीब है, आम लोग हैं, उनको इनका फ़ायदामंद हो सकता है। और ज़रूर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करें, ऐसे में बहुत सारे लोगों को कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। आप मुझे बताइए, क्योंकि लोगों को शेयर बाजार में निवेश करने में थोड़ा सा जोखिम लगता है, थोड़ा सा रिस्क लगता है। अब 250 रुपये से अगर किसी को शुरुआत करनी हो तो वो जोखिम को कैसे परख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? पहली शुरुआत कर रहे हैं और 250 रुपये से कर रहे हैं, तो रिस्क फैक्टर कैसे कम हो जाएगा? आजकल ऐसा आप कोई भी काम ले लो, बिना रिस्क के तो आप काम ही नहीं कर सकते। हाँ। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपको प्रॉफिट कैसे मिलेगा? कोई भी काम रहे, जैसे आप पढ़ने के लिए बुक हाथ में ही नहीं लेंगे तो आप पढ़ेंगे कैसे? तो आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए। 250 बहुत ही कम अमाउंट है मेरे लिए। तो इससे ज़्यादा निवेश करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट आगे दिखेगा। 250 तो आज दिन का खर्चा तो 500 रुपये हो ही गया है। अगर उसमें से हम लोग कुछ बचाते हैं, महीने का 250 रुपये इज इनफ। हाँ। बहुत ही कम है। हाँ। ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। आपके बच्चे हैं, जैसे भाई ने बोला कि बच्चे हैं, तो उनके लिए सोच के आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निवेश करें। एसबीआई तो मतलब टॉप में ही है अभी, देश की सबसे बड़ी एएमसी है। हाँ। और अभी तो शुरुआत एसबीआई ने की है, हो सकता है हम आगे आने वाले समय में और भी म्यूचुअल फंड हाउसेस को देखें वो इस तरह की एसआईपी की शुरुआत करें। लेकिन फिलहाल भले ही 250 रुपये शुरुआत करना ज़रूरी है, क्योंकि शेयर बाजार सबका अधिकार। चलिए, तो यहाँ पर पहला कदम लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप भी ऐसे शख्स हैं जो कतराते हैं तो 250 रुपये से बस शुरुआत कीजिए, बाजार को समझिए और उसके बाद अपनी निवेश की गाड़ी को आगे बढ़ाइए। झटपट एक व्यू में लेना चाहती हूँ हमारे दोनों ही मेहमानों का। पंकज जी, आपके पास मैं आऊँगी, आप दोनों के पास आऊँगी इनफैक्ट, और आप दोनों बहुत लंबे समय से इस पूरे बिजनेस में हैं। आप लोगों के बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे, बहुत सारे लोगों को आप दिन रात फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में समझाते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट्स को देखते हैं, उसे ठीक करते हैं। कभी सोचा था पंकज जी ये दौर आएगा कि 250 रुपये की एसआईपी होगी? वैसे तो 100 रुपये की भी एसआईपी शुरू है, लेकिन उसका प्रचार उतना नहीं किया जा रहा जितना बढ़ चढ़कर 250 रुपये को लेकर कदम उठाए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप लोग का काम कितना आसान हो जाएगा 250 रुपये की एसआईपी की इस तरह की शुरुआत से? बिल्कुल। देखिए कविता जी, पहली बात तो ये है कि बहुत अच्छी बात है, हालांकि जैसे आपने कहा कि माइक्रो एसआईपी 100 रुपए की पहले से भी अवेलेबल है, कई स्कीम में आप 100 रुपए से कर सकते हैं। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि प्रचार पहले कम था, वो मेन चीज है कि आप इसको थोड़ा और प्रमोट करेंगे। तो जैसे हम फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कहते हैं कि जनधन योजना, भले ही आपने अकाउंट खोला, उसमें कोई भी बैलेंस नहीं रखा, तब भी आप खोल सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। अकाउंट खुल गया तो पैसा भी आता है। तो शुरुआत भले ही 250 रुपये से होगी, मुझे उम्मीद है जब लोगों को, इन्वेस्टर्स को लगेगा कि उनको फायदा हो रहा है तो पैसा बढ़ाएंगे भी। तो इसके लिए बहुत अच्छी शुरुआत है। इससे ऐसा नहीं कि 250 से आपका गोल अचीव होगा, बट अगर आपने शुरुआत कर दी तो लॉन्ग टर्म में फायदेमंद साबित जरूर हो सकता है। पर आपने जो कहा कि आपके लिए कितना काम आसान हो गया, बढ़ेगा, देखिए 250 रुपये की एसआईपी को मेरे हिसाब से जो भी वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में है, फाइनेंशियल प्लानिंग में डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, शायद वो बहुत ज्यादा इसको प्रमोट नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए 250 रुपये की एसआईपी करने के लिए जितना खर्चा शायद करना पड़ेगा उतनी रिकवरी नहीं होगी। तो इसलिए इसे ऑनलाइन सिस्टम में ही रखें, जैसा कि अभी योनो ऐप की आप बात कर रही थी, या बाकी जो ऐप के जरिए ग्रो ऐप है या पेटीएम है जिसके जरिए भी ये हो रहा है, ऐसे ही और ऐप भी इसे अपने ऐप पर लेके आए तो शायद ये जल्दी से बहुत पॉपुलर होगा और ये आसान भी रहेगा। तो उम्मीद करना कि डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो इसे प्रमोट करेंगे, मेरे हिसाब से मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। थोड़ा अगर करना चाहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि खर्चा निकालना मुश्किल होगा,
बट ऑनलाइन माध्यम से इसे प्रमोट किया जाना चाहिए, तो लॉन्ग टर्म में ये बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। मेरे ख्याल से उसी के जरिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स और ब्रोकर्स को ना रखते हुए ही खर्चा बैठाने को लेकर एक बहुत बड़ा कदम कि आप डिजिटली कीजिए, एक क्लिक पर जो है आप खुद ही ऑनलाइन जाइए और आप SIP कर लीजिए। और सुबह न्यूज़ रूम में भी हम कोशिश कर रहे थे, हम गए थे बाकायदा पेटीएम के ऐप में और मिनटों में जो है वो 250 रुपये की SIP होगी। आप यकीन मानिए, मैं अपने ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड से बात कर रही थी और मैंने उनको बताया 250 रुपये की SIP के बारे में। वो पेटीएम खोल के बैठ गए थे, बट मैडम बताइए अभी अभी हम करते हैं, सीधा करते हैं 250 रुपए की SIP। तो देखिए कहीं ना कहीं लोगों को 250 रुपए एक फैक्टर विश्वजीत जी बहुत काम का लग रहा है, मतलब वो उनको मोटिवेटिंग लग रहा है कि 250 रुपए ही तो है। लेकिन बहुत बड़ी बात अब यहाँ पर यह है कि इस 250 रुपए से आपको सीखना क्या क्या है, शुरुआत करके छोड़ नहीं देना है। आप ये बताइए विश्वजीत जी कि 250 रुपए से शुरुआत करके बाजार को भी ट्रैक करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, कोई ब्रोकर नहीं, कोई एडवाइजर नहीं है जो आपकी हेल्प कर रहा है। ये निवेश आपने खुद किया है ना? तो ये निवेश के आगे आप कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे बाजार को समझ सकते हैं, कैसे अपने गोल्स को आप जो है अलाइन कर सकते हैं, ये सब बातें आपको सीखनी है। और इसीलिए ये 250 रुपए की SIP का ये बहुत बड़ा मकसद है। विश्वजीत जी। बिल्कुल कविता जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक्चुअली अगर हम देखें तो जो कई बार लोगों को हेजिटेशन होता है कि मैं इक्विटी में निवेश करूं या नहीं करूं, म्यूचुअल फंड गारंटीड है या नहीं है, तो ये 250 रुपए से जो एक हेजिटेशन गैप है वो शायद ब्रिज हो जाएगा, वो डाउट क्लियर हट जाएगा कि मुझे कोई 250 रुपए के लिए मैं इतना रिस्क तो कोई भी ले लेता है आजकल। कहीं हम चाय पीने जाते हैं, पिज्जा ऑर्डर करते हैं, तो आजकल बहुत आम 500-700 रुपए का बिल आता है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कविता जी, मैंने अपने घर के जितने भी हेल्प्स है, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे वो मेड है, इन सब को SIP खोलने के लिए बिल्कुल कहा है और वो कुछ ऐसे इनिशिएटिव ले रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके भी सपने हैं, उनके भी गोल्स हैं, उनके भी बच्चे हैं। तो शायद आज वो धीरे धीरे शुरुआत कर रहे हैं 250 से। और ये ट्रेनिंग कविता जी, जब आप निवेश करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप बहुत कुछ लर्न करते हैं, क्योंकि आप बार बार चेक करेंगे कि मेरा पोर्टफोलियो क्या रहा, किस स्कीम में कितने रिटर्न बन रहे हैं। तो ये आप जब आप निवेशित कर चुके हैं ऑलरेडी पैसा, तो जानकारी के लिए आप इधर उधर लोगों से बात करेंगे, तो मेरे हिसाब से ये ऑटोमेटिक अवेयरनेस बढ़ेगी, स्प्रेड होगी। और हम कहीं ना कहीं कहते हैं कि हमारे देश में अभी 3% ही अवेयरनेस है, मतलब कैपिटल मार्केट की जो वो है एक्सपोजर ज्यादा कम है। तो ये 250 रुपए से कहीं ना कहीं जो कुंभ में जो लोग आए हैं, जो रियल इंडिया है, जो जिसको हम भारत कहते हैं, शायद वहां के लिए ये बहुत बड़ा कदम है। वो लोग स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे ये 250, 500, 1000 कब हो जाएगा आपको जान के सरप्राइज होगा, क्योंकि लोगों को जब दिलचस्पी आएगी तो वो और खोलेंगे। ये हेजिटेशन जो है इससे हट जाएगा, ये जो एक झाका है ये कम होगा और नॉलेज अपने आप स्प्रेड होगी। क्योंकि जब पैसा लगता है तो वो सबसे बड़ी लर्निंग होती है, वहीं आदमी का इंटरेस्ट भी जाता है और वहीं उसके बारे में वो जानकारी एकत्रित करता है। और गूगल पे आजकल सब जानकारी मिलती है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा कदम, ये स्प्रेड होगा, वायरल होगा पूरे इंडिया में। और कहीं ना कहीं हमारे जो लोग हैं जिनके लिए हम कुछ नहीं कर पाते थे, आज हम उनको गिफ्ट भी दे सकते हैं। कई बार ऐसा होता है 250-500 रुपए अगर आप महीने का किसी को मेड के लिए भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बच्चे की पढ़ाई के लिए। तो ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। और बहुत अच्छा कदम एमफी ने उठाया और SBI इसको लीड कर रहा है, उसके लिए भी उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। राइट, चलिए तो छोटी SIP और बड़ा कमाल, इस पर हम आगे भी बातचीत करेंगे और दर्शकों से भी जुड़ना है और SIP के और क्या क्या फ़ायदे हैं और लगातार SIP करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, इस पर भी विस्तार से बातचीत करेंगे। एक ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक से पहले एक बहुत अहम अनाउंसमेंट, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर जयपुर आ रहा है। जी हाँ, 22 तारीख को, और हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा सुबह 10 बजे के आसपास। आपको बस करना ये है, फ़ोन उठाना है और रजिस्ट्रेशन कर देनी है अपनी। और नंबर देखिए आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, 9650716790। रजिस्टर कीजिए और हमसे मिलिए जयपुर में। मिलती हूँ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और हम दे रहे हैं दर्शकों के सवालों के जवाब। और विश्वजीत पराशर और पंकज मटपाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। और पंकज जी, आपके लिए तेज प्रकाश का मैं सवाल लूँगी। ये सरकारी कर्मचारी हैं और इन्होंने कुछ फंड्स अपने पोर्टफोलियो में डाले हुए हैं। देखिए, निपॉन इंडिया फंड है इनके पास,
डिटेल्स इन्होंने हमें कुछ खास दी नहीं है। यूटीआई का मिड कैप है और टाटा का पीई फंड है, और बाकी इन्होंने अपने इंश्योरेंस और जीपीएफ की डिटेल्स दी हुई है। लेकिन इनका टारगेट है, देखिए 10 साल में 1 CR। फोन लाइन पर नहीं है, वरना इनसे और भी हम सवाल पूछ सकते प्लानिंग को लेकर। बट बताइए झटपट क्या इनके लिए सलाह होगी? बिल्कुल, देखिए जहाँ तक सवाल है जीपीएफ का, फिलहाल में 7.10% का इंटरेस्ट मिलता है और ये हर साल रिव्यू होता है और चेंज भी होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस वक्त जो 7.10 है उसके हिसाब से 5,000 रुपये का जो कंट्रीब्यूशन बता रहे हैं, तो 10 साल में करीब इनके पास में 5,000 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। और उसके साथ में मतलब ये जो एसआईपी कर रहे हैं 28,000 रुपये की, फिलहाल में 5-17 फिलहाल तो कम है इनका इन्वेस्टमेंट, लेकिन 28,000 करना पड़ेगा इन्हें अगर जो कह रहे टारगेट पूरा करने के लिए। तो उस केस में 28,000 रुपीज़ की एसआईपी और 10% से हर साल उसे बढ़ाना भी पड़ेगा, तब ये गोल अचीव कर सकते हैं। तो ये जो इनका कंट्रीब्यूशन जीपीएफ का है, क्योंकि पहले से भी ये कर रहे होंगे, ये आज की बात नहीं है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो वो जो पैसा बनेगा और प्लस ये जो म्यूचुअल फंड में है सब मिलाकर, तब ये अपना गोल अचीव कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि निपॉन इंडिया की जो स्कीम बताई है, इन्होंने कहा है निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, स्कीम कौन सी है मुझे पता नहीं। तो इस केस में मेरी सलाह यह है कि अगर कोई और स्कीम है तो आप निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में उसे बदल सकते हैं, और ऑलरेडी अगर वो निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड है तब उसमें आप जारी रख सकते हैं। दूसरी बात है, आपके पास है यूटीआई मिड कैप फंड और एक टाटा पीई फंड। इन दोनों फंड से निकलने की मैं सलाह दूंगा। उसके बजाय आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड से। ये बेहतर चॉइस होगी। और साथ ही एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, तो यानी कि जो निपॉन इंडिया का फंड है वो फ्लेक्सी कैप फंड है तो सही है, अदरवाइज आप निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप में उसे कन्वर्ट कर लें, उसे मतलब स्विच कर लें, और जो दो दूसरे फंड्स हैं वो दोनों में एसआईपी रोक दें और उसकी जगह पर आप मेरे एसेट का लार्ज एंड मिड कैप और दूसरा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड इन्हें शामिल करें। राइट। गोकुल रघुनाथ जी का सवाल इंस्टाग्राम से हम लेंगे। विश्वजीत जी, आपके लिए है ये सवाल। और ये 10 साल में 2 करोड़ जमा करना चाहते हैं। निपॉन स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, क्वांट का स्मॉल कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप, टाटा मल्टी एसेट, कैनरा बैंक का फ्लेक्सी कैप, क्वांट का मल्टी एसेट और क्वांट का मिड कैप भी है इनके पोर्टफोलियो में। इन्वेस्टमेंट्स सही हैं या नहीं, मतलब फंड्स के लिहाज से सही चॉइस है या नहीं, ये इनका सवाल है। बिल्कुल, जैसे कविता जी अभी पंकज जी ने भी बोला कि जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारे फंड्स चाहिए तब जाके आपका एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो। तो 9-10 फंड्स की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अगर मैं इनका पोर्टफोलियो देखता हूँ तो काफी फंड्स सेम कैटेगरी में है। तो अगर इनका फंड देखें तो 3 स्मॉल कैप फंड है, 2 मिड कैप है, 2 मल्टी एसेट क्लास फंड्स भी हैं और 2 वही फ्लेक्सी कैप फंड्स भी हैं। तो मेरे हिसाब से उन फंड्स को कंसोलिडेट किया जा सकता है। कहीं ना कहीं 3 स्मॉल कैप फंड की आवश्यकता नहीं है। और ओवरऑल पोर्टफोलियो में देखें तो एक लार्ज कैप फंड मिसिंग है। तो मैं इनको सलाह दूंगा कि एसबीआई स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप से ये अपनी एसआईपी स्टॉप कर सकते हैं और ये एसआईपी जो है एक प्योर लार्ज कैप फंड में शुरू कर सकते हैं, जिसमें कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में ये अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं पर इनकी एक क्वांट मिड कैप में भी एसआईपी चल रही है और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप भी है। तो एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप मेरे ख्याल में काफी अच्छा फंड है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। तो दोनों ही फंड की जरूरत नहीं है, एक फंड में ये किसी भी फंड में स्टार्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन होगा। और अगर मैं इनका फ्लेक्सी कैप फंड देखूं तो 2 फ्लेक्सी कैप फंड है और उसमें कहीं ज्यादा बहुत परसेंटेज ऑफ ओवरलैप बहुत ज्यादा है। तो मेरा यही सलाह रहेगा कि इसमें से किसी भी एक फ्लेक्सी कैप फंड में ये कंटिन्यू करें, चाहे तो वो कोटक फ्लेक्सी कैप फंड हो उसमें करें या फिर जो दूसरा पराग पारी फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें करें। तो 2-2 फंड्स की एक कैटेगरी में आवश्यकता नहीं है, और वो भी जब ओवरलैप ज्यादा है। और इसी तरीके से मल्टी एसेट फंड जो है, टाटा मल्टी एसेट फंड को ये कंटिन्यू कर सकते हैं, वहीं क्वांट का मल्टी एसेट फंड ये स्टॉप कर सकते हैं। तो ये 5-6 फंड हो जाएंगे, एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो जाएगा। अगर मैं गणित की बात करूं तो ये करीब करीब 21,000 की एसआईपी कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि 10 वर्ष में 2 करोड़ रुपए इनका अमाउंट बन जाए। तो मेरे हिसाब से टाइम होराइजन थोड़ा सा कम है और 21,000 की एसआईपी से अगर ये चलते हैं, 12% का सीजीआर लेते हैं तो करीब करीब 48 लाख तक ही पहुंच पाते हैं। वहीं अगर और स्टेप अप में कुछ ज्यादा लाभ नहीं होगा क्योंकि 10 वर्ष में स्टेप अप कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होने वाला है। तो या तो ये अपनी एसआईपी को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाए, करीब करीब 60-65 हजार रुपए की एसआईपी और बढ़ानी पड़ेगी, तब ये अपने 2 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंचेंगे। अदरवाइज मुझे
ऐसा लगता है कि इनको अपना टाइम होराइजन अगर पॉसिबल है तो उसको बढ़ाएं। अगर 10 वर्ष की जगह 15 वर्ष कर ले, वहीं 12% का CAGR लेके चले, तो यही 21,000 की SIP में केवल 12% का अगर स्टेप अप करें तो ये अपने 2 करोड़ के लक्ष्य तक आराम से पहुंच जाएंगे। तो ब्रॉडली अपनी SIP को बढ़ाएं, या तो लमसम तरीके से बढ़ाएं या फिर थोड़ा टाइम होराइजन इंक्रीज करें, तभी जाके अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। और ये जो सलाह है फंड्स की, बहुत सारा ओवरलैप है, बहुत सारे फंड सेम कैटेगरी के हैं, उनको कम करके 5-6 फंड्स में निवेशित रहें। जो फंड से निकलना है मैंने उसका नाम ऑलरेडी बता दिया है, तो मेरे ख्याल में पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करेंगे तो बैलेंस भी रहेगा, ट्रैक भी कर पाएंगे और रिटर्न्स का पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। काफ़ी विस्तार से यहाँ पर आपने इनको समझाया कि अगर अपनी निवेश की राशि को बढ़ाते हैं और अपने फंड्स को ठीक करते हैं तो कहाँ इनके रिटर्न्स में इजाफा हो सकता है। बेसिकली रिटर्न्स कमाने का एक बहुत बढ़िया नुस्खा है कि आप डिसिप्लिन तरीके से निवेश करें और अपने निवेश को बढ़ाने की भी कोशिश करें। जो हमारे एक्सपर्ट्स लगभग हर जवाब में किसी का भी सवाल हो ये बुनियादी बातें ज़रूर शामिल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ पंकज जी आपका, विश्वजीत जी आपका, आपने समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया, उनके पोर्टफोलियो की प्लानिंग की लाइव हमारे साथ। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगी, ब्रेक के उस पार हम बात करने